हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार बताइए। अगर ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर है तो फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए। हेलो हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। हेलो 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 एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आवाज आ रही है सभी को? ओके 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 स्टूडेंट्स, ओके ठीक है जी। अब आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर है? ठीक है, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम रिसर्च की जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में समझेंगे और पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। क्योंकि गाइज, जो रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा यूजीसी नेट के एग्जाम की एक यूनिट है पेपर 1 के लिए, वो क्या एक प्रॉपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रॉपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है, थ्योरेटिकल भी है, लॉजिकल भी है, राइट। हमें उसमें क्या मेरी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, ये क्या थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर थ्योरी होती है, हमें उसको पढ़ना होता है। तो गाइस, अगर हम इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर हम इनको क्वेश्चंस बना के स्टडी करें, तो वहां पर वो क्या है, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हाँ, हमारी इससे क्या बेनिफिट होगा। एक तो आप लेजी नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगी सारी की सारी कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगी, आप लेजी नहीं होंगे। साइड बाय साइड आपको क्या है, क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, आपको एक थ्योरेटिकल एक पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ कंप्लीट पैराग्राफ आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ क्या है, आप क्वेश्चंस की फॉर्म में उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगी, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि इन कॉन्सेप्ट से किस किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो फटाफट जुड़िए, बनिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स को क्या कीजिए, जोड़िए, यहाँ पर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सबको दिख ही रहा है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज, रिजल्ट ऑफ The result of building up information from pieces of information is known as, जानकारी के टुकड़ों से जानकारी के निर्माण के रूप में जाना जाता है। An analysis, synthesis, synopsis, none of the above। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर लग रहा है आपको कि क्या आंसर होना चाहिए इसका हमारा? कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या पीसीज में है, टुकड़ों की फॉर्म में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग है, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग है, तो उन सभी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन को जब क्लब करके, उनको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है जी सिंथेसिस। क्या कहा जाता है? सिंथेसिस। यानी कि जब आप छोटे छोटे पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन बनाते हो, दैट्स कॉल्ड योर सिंथेसिस, दैट इज योर सिंथेसिस। राइट आंसर है जी बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर इज, बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर, कि एक रिसर्चर की बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्यूरोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, चीज़ों को जानने की, ये चीज़ क्यों है, कैसे है, नई नई चीज़ों को जानने की क्यूरोसिटी होनी चाहिए। एक्टिव इमेजिनेशन होना चाहिए, कि उसको पैसिव बन के नहीं रहना, बल्कि हर जगह जब भी आप अपने क्या कर रहे हो, अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या है, एक्टिवली उसको रहना चाहिए, राइट। और उसके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए, रिसर्च करने की जो एबिलिटी, क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपकी थिंकिंग इतनी बिल्ड होनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सके, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी कर सके, उनको अच्छे से देख सके, चेकआउट कर सके कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। एबिलिटी,
ये तो राइट आंसर होगा जी आपका ऑल ऑफ द अबव। बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर, क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए उसमें, एक्टिव इमेजिनेशन भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, कि रिसर्च एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसने हैज स्टडीड रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसने रिसर्च मैथोडोलॉजी को स्टडी कर रखा हो, राइट, होल्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, या उसके पास क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, कि उसके पास थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और या फिर वो क्या हो, हार्ड वर्कर। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं फटाफट आंसर दीजिए कि एक रिसर्चर, एक पर्सन कौन होना चाहिए जो रिसर्च कर सकता है। क्या स्टूडेंट्स, क्या आंसर लगना चाहिए आपको? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? मोहित सिंगला कह रहे हैं ए, बाकी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए कि रिसर्च एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसने, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा? मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है ए। तो देखते हैं किसका आंसर सही है और सबसे पहले है, कौन सबसे पहले सबसे सही आंसर देता है। लेट्स सी, बताइए स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, बिल्कुल भर सकते हो। खुशी सिंह एंड शत्रुघ्न शर्मा ए, सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो आ रहा है वो है ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो राइट आंसर है आपका वो है पोजेस दी थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। क्या हो, जिसके पास थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी हो वो पर्सन ही क्या है, रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसने रिसर्च मैथोडोलॉजी को पढ़ रखा हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर गाइज आप पीएचडी करने, रिसर्च करने जाते हो तो रिसर्च मैथोडोलॉजी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, रिसर्च मैथोडोलॉजी तो आपको अपनी क्लियर करनी ही पड़ेगी। लेकिन रिसर्च करने से पहले आपके अंदर वो थिंकिंग, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं रिसर्च को कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर या फिर हमारे फॉरेन में भी क्या है, बहुत ही कम ऐसे पर्सन हैं जिनके पास प्रॉपर वो थिंकिंग और वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो क्या है, रिसर्च कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, चीजें वही होती है, उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना होता है, राइट, उसको एक नए ढंग से प्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड योर रिसर्च। चीजें हो चुकी हैं, पहले भी लोगों ने बहुत काम किया उसके ऊपर, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स पे के ऊपर आपको अगेन दोबारा एक नए तरीके से, नए ढंग से, नए अवतार में उन चीजों को करना होता है, दैट इज योर रिसर्च। तो ऐसी एबिलिटी और ऐसी थिंकिंग हर किसी के पास नहीं होती, और जिस पर्सन के पास ये थिंकिंग और एबिलिटी होगी वही पर्सन जो है रिसर्च को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। तो राइट आंसर रहेगा जी आपका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू? ट्रू बात आपको बतानी है इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। थ्योरी के मामले में इनमें से क्या चीज आपको सही लगती है? एक सिद्धांत के मामले में क्या चीज आपको सही लगती है कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, किसकी, कॉन्सेप्ट्स की और प्रिंसिपल्स की, इंटेंडिंग टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमिना। ये क्या है, एक विशेष घटना की व्याख्या करने के उद्देश्य से अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संगठित निकाय है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट न्यू डेटा आइदर सपोर्ट और डोंट सपोर्ट, एप्ट टू ड्राइव फर्दर रिसर्च और नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं फटाफट आंसर कीजिए। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है ए। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। मोहित का आंसर सही है या गलत है? बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा कि थ्योरी के मामले में इनमें से कौन सी चीज आपकी सही है? तो आपकी सही है जी फर्स्ट, बिल्कुल सही। मोहित सिंगला का जो आंसर आया है वो है बिल्कुल सही कि थ्योरी हमारी क्या होती है, एक हमारी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, किसकी, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल की, जो एक पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, दैट कॉल्ड योर थ्योरी। थ्योरी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, किसकी, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स की, जो किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, दैट्स कॉल्ड योर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च?
मेन टास्क ऑफ रिसर्च, कि इनमें से क्या क्या आपके मेन टास्क ऑफ रिसर्च हैं। टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज, कि जो नॉलेज है उसको अपडेट करके रखो, उसको उसमें एडवांसमेंट लाते रहे, बिल्कुल सही। हमारी जो रिसर्च है उसका मतलब ही क्या है कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसमें कोई ना कोई जो चेंज आ रहा है उसको एक नए तरीके से बताना, राइट, दैट इज योर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है। मेन टास्क है टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई नई चीजें लेके आना, राइट। टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, जी नहीं, जो पहले हमारी राइटिंग्स हो चुके हैं उसके ऊपर क्रिटिक्स करना, उनकी आलोचना करना, दैट इज योर नॉट, वो आपका रिसर्च का मेन टास्क नहीं होता। नेक्स्ट है सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशंस और रिसोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के साथ उनको क्या करना, एनालाइज करना। तो आपका राइट आंसर होगा जी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, बिल्कुल सही, मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकली स्पेसिफिकली मेंट फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क, कि जो आपने अपना रिसर्च काम किया है उसको पब्लिश करने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है। रिसर्च वर्क को पब्लिश करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैगजीन, मोनोग्राफ्स, जर्नल और बुक्स। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे सही आएगा। क्या आंसर लग रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को, फटाफट आंसर कीजिए। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। मोहित सिंगला कह रहे हैं जर्नल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कि जो हमारी रिसर्च होती है उस रिसर्च वर्क को जब हमें पब्लिश करना, तो क्योंकि क्या है, जब गाइज आप पीएचडी कर रहे हो तो रिसर्च कर रहे हो तो आपके हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन है कि आपको अपने रिसर्च वर्क में से, अपनी पीएचडी थीसिस में से 2 रिसर्च पेपर तो क्या करने हैं, पब्लिश करने ही करने। और कहाँ पर करने हैं वो, रेप्यूटेड जर्नल्स में। तो रिसर्च वर्क को पब्लिश कहाँ पर किया जाता है, जर्नल्स में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर, एक रिसर्चर की इनमें से क्या क्वालिटी नहीं है, नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर, एक रिसर्चर की इनमें से क्या क्वालिटी नहीं है। यूनिजन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, कि जिसकी वह तलाश कर रहा है उससे मेल खाता है, वो एक रिसर्चर की क्वालिटी होनी चाहिए। कि जिसकी वो सर्च कर रहा है वही उससे, मतलब जो वो सर्च कर रहा है वही उसको अगर मिल जाए, तो ये एक रिसर्चर की क्वालिटी है या नहीं, ये इसमें पूछा गया है। ही मस्ट बी अलर्ट माइंड, कि वो उसका जो माइंड है वो अलर्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए। कीननेस इंक्वायरी, कि पूछताछ में उत्सुकता, कि कुछ भी जानने के लिए उसमें क्या हो, क्यूरोसिटी हो, कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, मेरे को पता होनी चाहिए, कि इंक्वायरी करने में कीननेस हो। हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, कि सबूत से आगे निकलने का उसका दावा, कि जो सबूत कह रहे हैं मुझे उससे आगे जाना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर आपको समझ में आ रहा है इसका। मोहित सिंगला कह रहे हैं डी, हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, कि सबूत से आगे निकलने का उनका दावा। तो राइट आंसर है गाइज आपका ए इज द राइट आंसर। क्योंकि एक जो रिसर्चर है उसके अंदर ये तो होना ही, क्योंकि गाइज रिसर्च में मैं जैसे अगेन आपको बता रही हूँ कि जो रिसर्च है उसमें हम जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होती है हमें उन्हीं चीज़ों को एक नए ढंग से, नए तरीके से, नए वे में प्रेजेंट करना होता है। तो जो एविडेंस आपके, मतलब जो लोगों ने काम किया है, जो एविडेंस है, जो उन्होंने अपनी रिसर्च में, अगर मैं अपने किसी एक टॉपिक पे एज रिसर्च कर रही हूँ तो उस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने काम कर रखा होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ एविडेंस भी दिया होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी देंगे, लेकिन मैं उन्हीं रिजल्ट से आगे बढ़कर दोबारा अपनी रिसर्च करूंगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स देखूंगी और देखूंगी, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च करेगी वो कुछ टाइम पहले करेगी, उस टाइम जो सिचुएशन है, एनवायरमेंट है वो अलग रहा होगा, और अब जो मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च करी उस टाइम पे उसकी सिचुएशंस और एनवायरमेंट अलग रहेगा, तो एविडेंस भी आपका क्या होगा, अलग ही रहेगा। तो सबूत से आगे निकलने का उनका दावा, ये तो एक रिसर्चर की क्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आया मोहित?
और इंक्वायरी करने की भी उसमें क्या होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए और उसका अलर्ट माइंड भी होना चाहिए। लेकिन जो वो तलाश कर रहा है अगर उसी से मेल खाता है, मतलब जो वो सर्च कर रहा है अगर वही चीज उसको मिल जाए तो उसको रिसर्च क्यों करेंगे। अगर आप कोई चीज की सर्च कर रहे हो, आप कोई भी चीज ढूंढना चाहते हो और वो चीज अगर आपको समझ में आ जाती है, आपको मिल जाती है, तो फिर आप वहां पर क्या करोगे, अपनी रिसर्च के ऊपर स्टॉप लगा दोगे ना, अपनी सर्च के ऊपर स्टॉप लगा दोगे कि हाँ ये चीज तो मेरे को आ गई समझ में, उसके बाद आप चीजों को करोगे नहीं। अब जैसे आप स्टूडेंट्स या जो यूजीसी नेट की तैयारी करें, एक बार अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो क्या दोबारा आप नेट की क्लास ज्वाइन करोगे, नेट के लिए कोचिंग लोगे, नेट का एग्जाम दोबारा दोगे, नहीं दोगे ना। तो वही बात है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी जिसकी आप तलाश कर रहे हो अगर वो चीजें ही आपको मिल जाए तो हम दोबारा उसमें फिर रिसर्च ही नहीं करेंगे। तो ये एक रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च इज जज्ड बाय, कि एक रिसर्च की जो क्वालिटी है उसको किससे जज किया जाता है। क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च, एक रिसर्च की क्वालिटी को किससे जज किया जाएगा कि उस रिसर्च की रेलिवेंस कितनी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वहाँ वो कहाँ कहाँ पर रेलिवेंट है, इससे हम जज करेंगे। मेथोडोलॉजी हम कौन सी अडॉप्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो डेप्थ ऑफ रिसर्च की, रिसर्च की गहराई कितनी है, कहाँ तक उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, और एक्सपीरियंस ऑफ अ रिसर्चर। बताइए स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या लग रहा है कि एक रिसर्च की क्वालिटी को कहाँ से जज किया जा सकता है, एक रिसर्च की क्वालिटी को कहाँ से जज किया जा सकता है, बताइए फटाफट। एक रिसर्च की क्वालिटी को कहां से जज किया जा सकता है, फटाफट। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है बी, मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। बिल्कुल सही, क्योंकि एक रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी की, रिसर्च को आपको किस तरीके से करना है, क्या ढंग आपको अपनाना है, सबसे पहले क्या करना है, मेथोडोलॉजी आपकी क्या रहेगी, वो एक मेथोडोलॉजी ही क्या है रिसर्च की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वहां से हम क्वालिटी देखते हैं कि एक रिसर्च की जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलती है। लेकिन ऑप्शन में जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं मेंशन है तो मेथोडोलॉजी ही क्या है क्वालिटी को बताएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च स्टडी इज मेनली इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कि एक रिसर्च स्टडी की क्वालिटी को हम किससे इवेल्युएट करते हैं, एक रिसर्च की क्वालिटी को किससे इवेल्युएट किया जाता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की, आप अपने रिसर्च को कहां पर पब्लिश कर रहे हैं, जर्नल्स में कर रहे हैं, रेप्यूटेड जर्नल में कर रहे हैं, कहां पर करें, द मैनर इन विच रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, कि जो आपकी रिसर्च के जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किस हद तक किया जा रहा है, द रिगर विद विच इट वाज कंडक्टेड, कि जो रिसर्च आपने की है उसको करने का तरीका क्या है, उसको कितनी कठोरता के साथ आपने किया, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कर रहा है रिसर्च करने, और नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट। मोहित सिंगला और हैरिस लाइव दोनों के आंसर आ रहे हैं जी बी, द मैनर इन विच रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड। तो गाइज राइट आंसर है आपका सी, राइट आंसर है आपका सी, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि एक रिसर्च की क्वालिटी को इवेल्युएट करना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि जो आपको रेकमेंड कहा गया है, जो आपको सजेशंस दिए गए हैं, उन सजेशन को आप किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बल्कि आपने रिसर्च किस तरीके से किया, आप रिसर्च करते टाइम कितने सीरियस थे, आपकी थिंकिंग क्या रही, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा रिसर्च करते हुए, वो आपकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा कि आपने जो रिसर्च की है वो सीरियस होके की है या फिर जस्ट आपने क्या कॉपी पेस्ट किया, उसकी लैंग्वेज चेंज करी, आपने अपनी थिंकिंग बिल्ड किया। आपका जो रिसर्च करते जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस आपकी क्वालिटी को डिफाइन करता है कि रिसर्च की आपकी क्वालिटी क्या है। तो राइट आंसर रहेगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which of the following is defined as a systematic method of evaluating statistical data based on the results of several independent studies of the same problem? बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा फटाफट।
जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों के आधार पर सांख्यिकीय डेटा के मूल्यांकन की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया है? फैक्टर एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक एनालिसिस, नन ऑफ द अबव। गाइस प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर द वीडियो अमंग योर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी बी। जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहले आंसर आया मोहित का, हैरिस बी। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स है वो आंसर कह रहे हैं जी मेटा एनालिसिस, उसको हम क्या कहते हैं? मेटा एनालिसिस। बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज मेटा एनालिसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेल रीड पर्सन, कि जो एक शोध करता है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने की उम्मीद की जाती है, कि जो रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, राइट। वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, की एक रिसर्च दूसरी रिसर्च को जन्म देती है, बिल्कुल सही है ये बात भी। ऑल रिसर्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जितने भी रिसर्चर है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में ही क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, मौजूदा ज्ञान में योगदान करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, कि एक जो पर्सन एक अच्छी रिसर्च कर सकता है वो एक्चुअल में भी क्या है? एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा शोधकर्ता है, एक अच्छा इंसान है। ये आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी डी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, हैरिस का भी आंसर आ रहा है डी, तो राइट आंसर है गाइस आपका डी, बिल्कुल सही। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टू मेन अप्रोचेस ऑफ अ रिसर्च आर, एक रिसर्च की मेन अप्रोचेस कौन कौन सी है? डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा आपका? टू मेन अप्रोचेस ऑफ अ रिसर्च, रिसर्च की दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए गाइस, फटाफट। तो मेन अप्रोचेस है आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, डी इज द राइट आंसर। जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ये हमारे मेथड के साथ साथ, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारा मेथड ना होकर बल्कि क्या है? हमारी अप्रोच। कुछ दिन पहले हमने जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है उनको डिस्कस किया था और बताया था उसमें कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो आपका मेथड ना होके बल्कि क्या है? आपकी रिसर्च है, बल्कि क्या है? वो आपकी अप्रोच। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, अ रिसर्चर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन learn spelling words. In this case the main purpose of the study is, एक शोधकर्ता यह परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग तैयार करता है कि बच्चे कैसे वर्तनी शब्द सीखते हैं, इसे प्रभावित करने के लिए चर कैसे बातचीत करते हैं। इस मामले में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, इन्फ्लुएंस करना और प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। बताइए स्टूडेंट्स। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने शेयर किया। शेयर करते रहिए, जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है उन सबके साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। आप सभी स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, ये आप सबकी और हम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अ रिसर्चर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग वर्ड्स।
तो इसमें जो मेन पर्पज है स्टडी का वो क्या है? मोहित सिंगला और हैरिस लाइव दोनों का आंसर आ रहा है जी बी। तो राइट आंसर है गाइस आपका प्रिडिक्शन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी की जो स्टूडेंट्स है वो जो चिल्ड्रन है वो किस तरीके से स्पेलिंग को बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो स्पेलिंग वर्ड्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, किस तरह से वो सीखेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनका प्रिडिक्शन। हम कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि आपको स्पेलिंग को किस तरीके से, और ना ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब में क्या हमने पढ़ा था कि जहाँ पर जो हम व्हाट इज और व्हाट वाज इसकी बात की जाती है। डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन जो रिसर्च है उसमें हम किसकी बात करते हैं कि सिचुएशंस क्या है और क्या थी, जबकि हम यहाँ पर क्या बात करें कि हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग वर्ड्स, कि जो चिल्ड्रन हैं वो स्पेलिंग को किस तरीके से समझेंगे, किस तरह से याद करेंगे, दैट इज योर। तो उसे हम यहाँ पर हम क्या करें, प्रिडिक्शन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रिडिक्शन। तो राइट आंसर है जी आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव रिसर्च इज, क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं? विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, प्राइमरली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना, डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर होना चाहिए? आप सभी के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? ओके जी ओके, आप कोटा राजस्थान से रीट लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टाइम निकाल के आप पढ़ रहे हो। तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी बी। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी रिसर्च है वो रिसर्च के लिए जो सब्जेक्ट है उसकी हमें क्या होनी चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गहन अध्ययन, गहन खोज, मुख्य रूप से घटनाओं की गहन खोज से संबंधित है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which of the following research specifically require objectivity to discover facts and causes from the data gathered for the purpose? Quantitative research, fundamental research, qualitative research और action research। कि इन निम्नलिखित में से किस शोध में उद्देश्य के लिए एकत्रित आंकड़ों से तथ्यों और कारणों की खोज करने के लिए विशेष रूप से निष्पक्षता की आवश्यकता होती है? बताएं स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स का? विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी, क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉजेज फ्रॉम द डेटा। डेटा से जो भी हमें इंफॉर्मेशन है उसके लिए कॉजेज और ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कवर करने के लिए कौन सी रिसर्च में होता है? तो ऐसा रिसर्च में होता है जी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जब भी डाटा की बात आ गई तो इट मीन वो क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव, क्या है वो, हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, डाटा की अगर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो टर्म्ड एज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को साइकोलॉजी और एजुकेशन में क्या कहा जाता है? एसआर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मनोविज्ञान और शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान को भी कहा जाता है। ऐसा प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। साइकोलॉजी और एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कोज एंड इफेक्ट की, कौन सी हमारा कोज है और क्या हमारा इफेक्ट रहेगा, कि किसी भी चीज के होने के रीजन क्या है,
किसी भी चीज के होने के रीजन क्या है और उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये स्टडी करते हैं। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे एसआर, स्टिमुलस और रिस्पांस। स्टिमुलस का मतलब हुआ यहाँ पर रीजन या फिर कॉज, और रिस्पांस का मतलब हुआ जी रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कहा जाएगा स्टिमुलस और रिस्पांस, स्टिमुलस एंड रिस्पांस रिसर्च। मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंडामेंटल रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट इन। फंडामेंटल रिसर्च हमारी किसमें की जाती है? क्लासरूम में, फील्ड सेटिंग, लेबोरेटरी कंडीशंस, सोशल सेटिंग। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। फंडामेंटल रिसर्च मौलिक अनुसंधान आमतौर पर किया जाता है कक्षा में, फील्ड सेटिंग, प्रयोगशाला स्थितियां, सामाजिक सेटिंग। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। फंडामेंटल रिसर्च, तो फंडामेंटल रिसर्च की जाती है जी आपकी सोशल सेटिंग में। किसमें? सामाजिक सेटिंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। वह शोध जो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज कर सकता है कहलाता है। The research which is exploring new facts through the study of the past। पास्ट की बात आ जाए, जहां पर भी पास्ट की बात यानी कि जो पास्ट में हो चुका है उस पास्ट से हम क्या कर रहे हैं? नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना। तो ऐसा हमारा किस रिसर्च में किया जाता है? ऐसा हमारा किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। किसमें किया जाता है? हिस्टोरिकल। जो हमारे क्या है, हमारी पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट की बात होगी तो इट मीन वो क्या है? हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। दैट इज योर हिस्टोरिकल रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड, कि हमारा जो साइंटिफिक मेथड है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? ओनली इन फिजिकल साइंसेस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली इन सोशल साइंसेस, बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, नन ऑफ द अबव। वैज्ञानिक पद्धति हमारी कहाँ पर यूज की जाती है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है? सोशल साइंस में, फिजिकल साइंस में, या दोनों में, या कहीं भी नहीं? तो साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है आपका फिजिकल साइंस में, क्योंकि इस साइंटिफिक में हमें क्या होते हैं? हम लेबोरेटरी में हमें क्या करना होता है? टेस्ट करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो वो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा होते हैं। तो वो फिजिकल साइंस में ही हम क्या है? साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, Which of the following is a form of explanatory research in which the researcher develop a theoretical model and empirically test the model to determine how well the model fits the data। कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है और मॉडल का परीक्षण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मॉडल डेटा को कितनी अच्छी तरह फिट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉजल मॉडलिंग, प्रिडिक्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जिसमें एक जो रिसर्चर है पहले तो क्या एक थ्योरेटिकल मॉडल, आप पहले क्या करोगे? एक थ्योरेटिकल मॉडल बिल्ड करोगे, राइट। थ्योरेटिकल मॉडल के बाद आप उसको क्या करते हो? प्रैक्टिकली टेस्ट। पहले तो क्या है? आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, राइट। पहले फिर आप उसमें क्या करोगे? एक थ्योरी बिल्ड करोगे, राइट। थ्योरी बिल्ड करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो। तो उनमें उसको हम क्या कहेंगे? कॉजल मॉडलिंग, प्रिडिक्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जी बिल्कुल सही, गलत से ही तो सही करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर आप सीखने के लिए आ रहे हो। आंसर करना इंपॉर्टेंट है, लड़ना इंपॉर्टेंट है। आंसर करना इंपॉर्टेंट है, वो सही है या गलत है वो एक अलग बात है, वो बाद की बात है। क्योंकि अगर आप आंसर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या आंसर सही है और क्या गलत है। तो राइट आंसर है गाइस आपका कोजल मॉडलिंग। उसे हम क्या कहेंगे, कोजल। जब मतलब क्योंकि पहले आपने क्या, कोजल में क्या होता है जिसमें आप कोज एंड इफेक्ट का देखते हो कि कोज क्या है, किसी भी चीज के होने के रीजन क्या है और उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। तो उसके लिए पहले थ्योरी बिल्ड की जाती है, फिर उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि ये चीज ऐसे वाकई में हो भी रही है या नहीं हो रही है। एक्सप्लोरेटरी नहीं कहेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी नहीं होती है। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है जिसमें हमें थोड़ा सा पता हो और थोड़ा सा पता होने के बाद हम उसमें क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको और फिर आप उस थोड़ी बहुत नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, दैट इज योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो डी आंसर तो नहीं होगा, ए आंसर होगा कोजल मॉडलिंग। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रीक्विजिट्स ऑफ अ रिसर्च इन साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आर, कि सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोध के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएं हैं। सोशल साइंस, साइंस और ह्यूमैनिटीज में रिसर्च करने के लिए प्रीक्विजिट्स यानी कि पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप सोशल साइंस में या साइंस में या ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू हैरिस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सबने कर ही रखा होगा और अगर नहीं किया है, कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रीक्विजिट्स क्या क्या होनी चाहिए। लेबोरेटरी स्किल जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप सोशल साइंस में कर रहे हो तो वहां पर आपके लेबोरेटरी स्किल, रिकॉर्ड, सुपरवाइजर एंड टॉपिक, सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस, आर्चिव्स, सुपरवाइजर, टॉपिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परामेंट एंड प्री कंसीव्ड नोशंस। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा, वट विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर लग रहा है आपको कि इसका ये आंसर है कि अगर आप कल को रिसर्च अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके रिसर्च करने जाते हो तो रिसर्च जब आप करोगे तो आपको क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीजें पहले होनी चाहिए। कोटा में सिर्फ नीट के ही पर्सन है, नीट कोई तो होगा यूजीसी नेट के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी तो बहुत स्टूडेंट है वहाँ पर। तो यूजीसी नेट के लिए अलग से ही एक पूरा पैटर्न है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से ये है जो स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रीक्विजिट्स क्या है जहाँ पर भी थिंकिंग की बात आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, क्योंकि कोई भी रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस लेवल तक जाके चीज़ों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, थिंकिंग, क्योंकि सोचोगे आप, सोचना शुरू करोगे तभी वो चीज़ें आपकी होंगी। अगर आपने क्या है कभी मास्टर डिग्री करने का नहीं सोचा होता और ना ही आपने कभी क्या है रिसर्च करने का सोचा था तो वहां से ही आपकी क्या है सारी की सारी चीजें स्टार्ट होंगी। तो सोचना इंपॉर्टेंट है तो और रिसर्च के लिए भी क्या है आपका थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है गाइज आपका सी, सी इज द राइट आंसर। वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड, वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का एक एम क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, कंफर्म ट्रिंगुलेशन एंड इंप्रूव न्यू वेरिएबल। साइंटिफिक मेथड का हमारा ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो राइट आंसर है गाइज आपका एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, कि नकली संबंधों को खत्म करना। नेक्स्ट है गाइज रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसर्च को क्या कहा जा सकता है,
बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च बिल्कुल होती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है। फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो राइट आंसर है गाइज डी। रिसर्च आपकी क्या है, ये सभी आपके रिसर्च के क्या है, टाइप हैं। क्या है ये आपके रिसर्च के टाइप, डी, ऑल ऑफ द अबव। बेसिक रिसर्च भी होती है, अप्लाइड रिसर्च भी होती है, एक्शन रिसर्च भी होती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which research approach is the most appropriate to establish a relationship that is causal in nature? Causal, comparative, experimental, correlational, descriptive। बताइए स्टूडेंट्स, hurry up guys, hurry up। which research approach कोजल, जहां पर भी कोजल की बात आ जाए यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की बात आ जाती है तो वो रिसर्च हमारी कौन सी कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल। वो रिसर्च कौन सी होती है हमारी, एक्सपेरिमेंटल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। बुक्स और रिकॉर्ड्स, बुक्स में जो डाटा है, रिकॉर्ड्स है, वो प्राइमरी सोर्स कौन सी रिसर्च में है, हिस्टोरिकल में, पार्टिसिपेटरी, क्लिनिकल, लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी तो हो नहीं सकती, क्लिनिकल भी नहीं हो सकती। पार्टिसिपेटरी के लिए आपको पर्सन चाहिए जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चनर और सर्वे वगैरह रहेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज द राइट आंसर, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट में हो चुका और जो पास्ट में हो चुका है उसी के रिकॉर्ड होते हैं, वही हमारे बुक्स में होता है। तो राइट आंसर है हिस्टोरिकल रिसर्च। द टाइप ऑफ रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, कि कोई भी चीजें क्यों हैं और कैसे हैं, ऑपरेट्स एज इट डज। डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, एक्सप्लेनेटरी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। बताए स्टूडेंट्स, क्या आंसर लग रहा है आपको, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और थ्योरीज को बिल्ड करते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी चीजें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, उनका रीजन क्या है, उसे हम कौन सी रिसर्च कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, एक्सप्लेनेटरी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है गाइस आपका, मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है बी, प्रिडिक्टिव। उसे हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी, हाउ एंड व्हाई, नॉट बी। प्रिडिक्टिव रिसर्च नहीं है ये, दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ना किसी इफेक्ट को सर्च करते हैं। सर्वे, एक्सपोस्ट, हिस्टोरिकल, समेटिव। जिस अध्ययन में अन्वेषक किसी प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं, सर्वे, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल और समेटिव, तो उस रिसर्च को कहा जाता है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्योंकि ये क्या है, जब आपकी सिचुएशंस हो चुकी हैं उसके बाद जो आपकी रिसर्च की जाती है, दैट्स योर एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडिया, expound new principles, evaluate the existing material concerning research and study the existing literature regarding various topics. Fundamental research. Fundamental research is your synthesize new idea. Synthesize new idea. तो लास्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और प्रिडिक्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन लॉजिक, आउटकम, प्रोसेस और पर्पस। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, प्रिडिक्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन, तो राइट आंसर है गाइज प्रोसेस। राइट आंसर है जी प्रोसेस, सी। तो गाइज ये थे आज के हमारे रिसर्च के टाइप से रिलेटेड कंसर्न्ड एमसीक्यूज। इसी तरह के अपने और एमसीक्यूज करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। डेली
यूट्यूब पर हमारी जो क्लास है पेपर 1 के लिए वो होती है 2:30 पर पेपर 1, और पेपर 2 के लिए जो होती है पेपर 2 कॉमर्स के लिए हमारी होती है जी 4:30 पर। राइट गाइस, जैसे आप सबको पता है कि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, पेड बैचेस। आप अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा है उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और गाइस, यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। पेपर 2 के लिए बैचेस और यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी आपके क्या फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है जी। तो गाइस, अगर आपको इन बैचेस को परचेज करना, बैच को में एनरोल होना चाहते हैं या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये कोड यूज करना है Y337। अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको 77% का डिस्काउंट लगा, ह्यूज डिस्काउंट, और बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है जो यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ 350 से 400 रुपए में मिल जाएंगे। ओनली 350 से 400 रुपए, इतने कम में पेपर 2 का आपका बैच और पेपर 1 के लिए जो 15 फुल लेंथ ये सिर्फ आपको मिलेंगे जी 150 रुपए में, ओनली 150 रुपए। इतनी कम अमाउंट में गाइस टीचर्स अड्डा आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो देर किस बात की है, फटाफट गाइस बैच को और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए यूजिंग द कोड Y337। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड टेक केयर।